महीनों से चला रहा प्रदर्शनों का दौर जुलाई में अपने चरम पर पहुंचा, जब सेना ने राष्ट्रपति मोर्सी को अपदस्थ कर संविधान को निलंबित कर दिया। सीरिया में गहराते गृह युद्ध के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के सबूत नजर आए। सितंबर महीने में ऐसा लगा कि सीरिया पर पश्चिमी सैन्य हस्तक्षेप को टाला नहीं जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति असद के ये कहने पर कि वो रासायनिक हथियार सौंप देंगे और नष्ट कर देंगे, अमेरिका और उसके प्रमुख सहयोगी सैन्य हमले से पीछे हट गए। कीनिया की राजधानी नैरोबी में चरमपंथियों ने एक शॉपिंग मॉल पर कब्जा कर भयावह हालात पैदा कर दिए। इस घटना में करीब 70 लोग मारे गए, जिनमें कई भारतीय मूल के लोग थे। इस्लामिक चरमपंथी गुट अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली। सितंबर में ही ईरान के नए राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से फोन पर 15 मिनट तक बात कर इतिहास रच दिया। नवंबर में पाकिस्तान में हुए ड्रोन हमले में एक प्रमुख तालिबान नेता की मौत हो गई। पाकिस्तान ने इस अमेरिकी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके साथ ही चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर जारी तनाव तब और गहरा गया, जब चीन ने विवादित क्षेत्र में अपनी वायु सेना की तैनाती करने की घोषणा की। दिसंबर महीने में यूक्रेन में सरकार विरोधी प्रदर्शन और तेज हो गए। प्रदर्शनकारी सरकार के यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी का करार न करने के फैसले से और नाराज हो गए थे। ऐसा ही नजारा थाईलैंड में देखने को मिला, जब हजारों लोग सत्ताधारी फ्यू थाई पार्टी को हटाने के इरादे से सड़कों पर उतर आए और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। कई हफ्तों से जारी प्रदर्शनों के बाद परेशान प्रधानमंत्री यिंगलक चिनावाट ने संसद भंग कर दिया और अगले साल के आरंभ में चुनावों की घोषणा कर दी। और दिसंबर में ही दुनिया ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला को अलविदा कहा और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मदीबा के नाम से मशहूर नोबेल पुरस्कार विजेता मंडेला का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ग्लोबल इंडिया में आगे आपको ले चलेंगे ऑक्सफोर्ड सर्कस, जिसके पास है बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस, और वहां से जारी रहेगी हमारी ये खास पेशकश। न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह वाह वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
स्वागत है आप सबका दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस में, जहां 6000 लोग काम करते हैं। यहां से 27 भाषाओं में रेडियो, टीवी और ऑनलाइन के जरिए दुनिया भर में खबरें पहुंचाई जाती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बड़ी खबर हो, यहां पर उसकी हलचल जरूर महसूस की जाती है। और 2013 में कई ऐसी बड़ी घटनाएं या फिर कहीं दुर्घटनाएं हुई, चाहे वो उत्तराखंड में बाढ़ हो या फिर तूफान हयान। तो 2013 की बड़ी ट्रेजेडीज पर एक नजर। जनवरी महीने में ब्राजील के शहर सांता मारिया में खुशी का माहौल उस वक्त गम में बदल गया जब एक बैंड परफॉर्मेंस के दौरान की गई आतिशबाजी से नाइट क्लब में आग लग गई और 241 लोग काल के गाल में समा गए। अप्रैल में चीन के सिचुआन प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। रिक्टर पैमाने पर 6.6 तीव्रता वाले भूकंप ने राहत और बचाव की कोशिशों के बावजूद करीब 200 लोगों की जान ले ली। इसी साल आए एक और भूकंप ने चीन के गांसू प्रांत समेत ईरान, पाकिस्तान और फिलीपींस में जनजीवन को काफी क्षति पहुंचाई। उसी महीने बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री की इमारत ढहने से 1000 से ज्यादा लोग दबकर मर गए। इस हादसे में सैकड़ों लोग कई दिन तक मलबे में दबे रहे और कई लोगों को कुछ दिन बाद मलबे से जीवित निकाल लिया गया। मई में अमेरिका के ओक्लाहोमा प्रांत में भयंकर तूफान उठा। 295 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने कम से कम 24 लोगों की जान ली और अपने पीछे भारी तबाही के निशान छोड़े। जून का महीना भारत के उत्तराखंड राज्य के लिए भयानक तबाही लेकर आया, जब कई दिन तक बादल फटने से प्रलयंकारी बाढ़ आई और चट्टान गिरी। 2004 के सुनामी के बाद से भारत में ये अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही इंसानी गलतियों ने भी कई जानें ली। जुलाई महीने में उत्तरी स्पेन में तय सीमा से ज्यादा रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में 79 लोग मारे गए, जबकि कनाडा में कच्चा तेल ले जा रही एक अनियंत्रित ट्रेन पटरी से उतर गई। जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं और 47 लोगों की मौत हो गई। सितंबर महीने में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप मेक्सिको में दिखाया, जब हैरिकेन इनग्रिड और मैनुएल तूफान ने एक साथ देश पर कहर बरपाया। इस आपदा से भयंकर तबाही मची और कई जानें चली गईं। अक्टूबर का महीना भूमध्य सागर को एक तरह से कब्रगाह में तब्दील कर गया, जब अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नौका इटली के लैम्पेडूसा द्वीप के करीब डूब गई और 350 से ज्यादा लोग असमय मौत के मुंह में चले गए। नवंबर में लातविया की राजधानी रीगा में एक सुपरमार्केट के ढहने से 54 लोग दबकर मर गए और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। साल 2013 की सबसे भयावह तबाही नवंबर माह में फिलीपींस में देखने को मिली, जब हयान तूफान ने देश के कई हिस्सों में अपना प्रलयंकारी रूप दिखाया। इस विनाशक विप्लव में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए और संपत्ति को बेहिसाब नुकसान पहुंचा। ये साल साइंस जगत के लिए भी बेहद खास था, चाहे भारत का मार्स मिशन हो या फिर गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन की खबर। तो आइए डाल लेते हैं साइंस राउंड अप पर एक नजर। फरवरी में साइबेरिया का आसमान अचानक उभरी रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन धरती पर उसके एहसास उतने रोमांचक न रहे, क्योंकि ये रोशनी एक उल्का पिंड में हुए विस्फोट से पैदा हुई थी और उसके अवशेष जब धरती पर गिरे तो कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसी महीने में कैरिबियाई सागर में सतह से 5000 मीटर नीचे मिली हाइड्रोथर्मल वेंट्स ने लोगों को हैरान कर दिया। ये अब तक सबसे ज्यादा गहराई में मिली सुराखें हैं जिनसे पानी की गर्मी निकलती है। मार्च में इस बात की पुष्टि हुई कि पिछले साल ढूंढा गया हिग्स बोसोन एक नया मूल तत्व है। वैज्ञानिक 1960 के दशक से ही इस परिकल्पना से जुड़ी भौतिकी की गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। अमरीकी शोधकर्ताओं ने अप्रैल माह में दुनिया को खुशखबरी दी कि प्रयोगशाला में उन्होंने एक ऐसा कृत्रिम गुर्दा विकसित किया है जिसके जानवरों में सफल प्रतिरोपण के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया है। उधर यूरोप के मशहूर हर्शल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के लिए ये महीना अच्छा नहीं रहा। 4 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद इस सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन मंगल पर जीवन की तलाश में निकला नासा का क्यूरियोसिटी रोवर अपने काम पर डटा रहा और लगातार डेटा भेजता रहा। उसके भेजे आंकड़ों से पता चला कि लाल ग्रह पर कभी जीवन संभव था। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे तो लंदन में पत्रकारों ने प्रयोगशाला में विकसित पहला बर्गर देखा, जिसे मीडिया के सामने खाया भी गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पैनल ने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में बताया कि वैज्ञानिक इस बात पर 95% सहमत हैं कि 1950 के दशक के बाद से मनुष्य ही ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 15 सालों में ग्लोबल वार्मिंग में जो ठहराव आया है वो इतना छोटा है कि उससे किसी दीर्घकालिक आकलन तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन फिर एक अच्छी खबर आई। दवाएं बनाने वाली कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने बताया कि अगले 2 सालों में मलेरिया से लड़ने वाला टीका उपलब्ध हो सकेगा। 7 अफ्रीकी देशों में गहन मेडिकल परीक्षण के बाद कंपनी इस नतीजे पर पहुंची। अक्टूबर में ब्रितानी वैज्ञानिकों ने एक रसायन के रूप में अल्जाइमर्स बीमारी की दवा पेश की। इस लाइलाज बीमारी के संभावित इलाज की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला ये रसायन मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षरण को रोककर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज में मददगार हो सकता है। साल 2013 का नोबेल शांति पुरस्कार जब रासायनिक हथियारों पर रोक लगाने वाले संगठन OPCW को मिला तो विश्व मंच पर ये दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयासों का सम्मान था। संस्था ने सीरिया में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के काम का निरीक्षण किया था और नवंबर का महीना भारत के लिए खुशियों का संदेश लेकर आया जब उसने सफलतापूर्वक अपना मंगल ऑर्बिटर मिशन शुरू किया। उम्मीद है कि इसकी सफलता के बाद भारत का ये अभियान दुनिया का चौथा सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम बन जाएगा। और चलते चलते 2013 के कुछ चुनिंदा लम्हों पर एक नजर। To Major Tom. ग्लोबल इंडिया के ईयर एंड स्पेशल में इतना ही। अब नए साल में होगी मुलाकात। तब तक के लिए ग्लोबल इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
मोहतरम नादरीन आदाब। नादरीन, आप जानते हैं कि खास मुलाकात में हम मुख्तलिफ मैदानों की अहम शख्सियात को शामिल करते रहे हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारे साथ बहुत मारूफ शायर मोहतरम चरण सिंह बशर साहब तशरीफ फरमा हैं। जाहिर है ये बहुत अहम हवाला है, बहुत अहम और मुमताज शनाख्त रखते हैं शहरी मैदान में, लेकिन इससे भी ज्यादा हम आपको बता दें कि बहुत जिम्मेदार पुलिस अफसर, सीओ, डिप्टी एसपी जनाब चरण सिंह बशर साहब पुलिस के मैदान में भी बड़ी नुमाया और कारगर खिदमत अंजाम देते रहे हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं आपको। और आइए नाज़रीन, अब चरण सिंह साहब से गुफ्तगू का आगाज किया जाता है। मोहतरम बशर साहब, जाहिर है कि आपकी शख्सियत के, आपकी शनाख्त के कई हवाले हैं और तमाम तर हवाले बड़े मोतबर, बड़े मुस्तनद हैं। बात एक पुलिस ऑफिसर के एतबार से करता हूं, कहां से इस सफर का आगाज हुआ, कैसे आगाज हुआ और कैसे ये तरक्की की मनाजिल चरण सिंह बशर ने तय की, जानना चाहते हैं चरण सिंह बशर की जबानी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 80-81 में एज सब इंस्पेक्टर। फिर ये सफर जारी रहा। आज तकरीबन 33 साल का सफर मुकम्मल कर चुका हूं। 2006 बिगनिंग में मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के ओहदे पर प्रमोट किया गया और इस दौरान जहां तक आपने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए अदब के साथ जुड़े रहना, शायरी के साथ जुड़े रहना, मैं यहाँ खास तौर से एक बात बता दूं आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट में जिन चीजों को, जिन परेशानियों को, जिन दुश्वारियों को हम बहुत नजदीक से देखते हैं, उसमें आम आदमी उस चीज को नहीं देख सकता। तो वो भी हमको टॉपिक्स मिलते हैं शेयर कहने के लिए। तो इस तरीके से और फिर शायरी जो है ये तो खुदादाद है, कुछ ना कुछ सिलसिला चलता ही रहता है। बशर साहब, शख्सियतों के तजाद हुआ करते हैं। जाहिर है जब एक शायर, एक हसास तबीयत आदमी इन तमाम मनाजिल को तय करता है तो उसको किस अंदाज का एहसास होता है, शेयर करना चाहते हैं अपने नादरीन से। किस अंदाज से आपको अवार्ड मिले, क्या खिदमत खुसूसी तौर पर आपने अंजाम दी और पुलिस में जो एतबार आपने कायम किया है अवामी सतह पर भी और अपने हुक्काम की सतह पर भी, उसकी वजाहत चाहते हैं बशर साहब से। जो भी मैंने पुलिस में रहते हुए खिदमत पुलिस डिपार्टमेंट को दी है, उसके एवज में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम साहब ने प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा 2006 में। और इसी सिलसिले में मैं यूनाइटेड नेशंस की जानिब से कोसोवो में भी मैंने पीस कीपिंग फोर्स में शिरकत की और वहां भी मैं दो यूएन मेडल से नवाजा गया। खास तौर से ये मेरे खास जो मुझे अवार्ड्स मिले इस डिपार्टमेंट में रहते हुए। बाकी मेरी कोशिश हमेशा ही ये रही कि पुलिस और आवाम के बीच में एक खूबसूरत रिश्ता कायम होना चाहिए। क्या बात है। और मैं समझता हूं कि मैं उस रिश्ते को बनाने में किसी हद तक कामयाब रहा हूं। आपकी गुफ्तगू से एक सवाल निकलता है बशर साहब कि ये जो पुलिस और आवाम के दरमियान रिश्ते हैं ये बड़े कड़वे हो गए हैं और इसको जब आप एक ब्रिज की हैसियत से आप इसमें काम करते हैं, आप एक पुल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत जाती तौर पर बड़े सख्त मराहिल से गुजरना पड़ता है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। क्या कैफियत रहती है उस वक्त जब आप चाहते हैं कि जो एक इमेज है पुलिस की आवाम की नजर में वो भी बनी रहे और आवाम को भी वो एतमाद हासिल हो जाए जो पुलिस के जरिए होना चाहिए? बात आपने सही कही, कभी कभी दुश्वारियां पेश आती हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि नहीं आपको जो मंजिल हासिल करनी है तो जो दुश्वारियां हैं वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाती हैं। जहां तक आवाम के साथ एक खूबसूरत माहौल, खूबसूरत रिश्ता कायम करने का मामला है, इसमें हमारे आला अफसरान की भी बहुत कोशिश जारी है। खास तौर से इस वक्त हमारे डीजी साहब और एडीजी एलओ साहब के काफी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को हैं कि
عوام کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جوڑا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کے جو آپ کے تھانوں پر، جو آپ کے آفیسز میں فریادی آتے ہیں، انہیں بٹھا کے ان سے بات کی جائے، اور ان فریادیوں کو یہ لگے کہ ہماری بات سنی گئی، اور سن کے اس پہ فوری عمل کیا جائے، اور جو بھی ایکشن بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے اسی وقت لیا جائے. اور یہ اس سلسلے میں میں کامیاب رہا ہوں، اور جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے کرم ہے اللہ کا کہ مجھے لوگوں نے نوازا، اور ایک اچھے آفیسر کی حیثیت سے میں اپنی پہچان بنا پایا. بشر صاحب، پولیس محکمے کی ذمہ داریاں اور شعری اظہار، کسی دانشور نے لکھا تھا، میں نے زبانی بھی سنا لوگوں کی، کہ جب کوئی پولیس والا شعر پڑھتا ہے تو لگتا ہے جیسے شیطان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اس انداز کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں. چرن سنگھ بشر بہت ممتاز نام ہے، بہت معتبر نام ہے اردو شاعری کے حوالے سے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے دیکھا گیا کہ چرن سنگھ بشر مشاعرے کے ڈائس سے روپوش ہیں. مختلف دعوت نامے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آتے رہے ہیں، لیکن آپ جا نہیں پاتے ہیں. تو یہ جو آپ کی عدم توجہ ہی ہے، یا یوں کہ یہ عدم شرکت ہے مشاعروں میں، اس کے کیا اسباب ہیں، اور خود کو کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں مشاعروں سے؟ نہیں، ادب سے میں خود کو الگ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے اللہ نے نوازا ہے. اور سوال یہ ہے کہ طارق بھائی، ڈپارٹمنٹ پولیس جو ہے اس میں مصروفیت بہت رہتی ہے، اور خاص طور سے جب ضلع پولیس میں آپ تعینات ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے. تو اس لیے تھوڑا ادب سے میں کٹا نہیں ہوں. میرا شعری سفر خاموشی سے جاری ہے. ہاں، مشاعروں میں شرکت کرنا اس وقت ممکن نہیں ہو پا رہا ہے مسلسل. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک جب پولیس والا شعر پڑھتا ہے، تو میں آپ سے بتاؤں کہ یہ پولیس جو ہے جی آپ کے ہی گھروں سے آتی ہے، عوام کے گھروں سے ہی آتی ہے. تو بہرحال میری یہ سوچ ہے کہ جہاں بھی آپ پوسٹنگ آپ کی ہے، آپ اس حیثیت سے کام کریں کہ آپ کو ایک انسان کی خدمت کرنا ہے، انسانی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. باحیثیت پولیس آفیسر ہمارے پاس یہ بہت موقع ہیں اس کو کرنے کے لیے. ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور کریں گے چرن سنگھ بشر صاحب کے ساتھ کچھ ضروری ادب کے حوالے سے سوالات. دیکھتے رہیے خاص ملاقات. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. دنیا اپ ڈیٹ، خبروں کا نیا اور انوکھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ. جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر. دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال، اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران. تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپ ڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر. وقفے کے بعد خاص ملاقات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم بشر صاحب، جاننا یہ چاہتے ہیں کہ شعری سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، کن لوگوں سے متاثر رہے. ظاہر ہے کہ جدید و قدیم شاعری کا جو امتزاج ہے اس کے خوبصورت اظہار کا نام چرن سنگھ بشر ہے، جدید شعری رویوں کے اظہار کا نام چرن سنگھ بشر ہے. تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، اور یہ ترقی کی جو منازل آپ نے طے کی ہیں ان کے اسباب جاننا چاہتے ہیں. ان کے پس منظر میں کون کون اہم لوگ شامل ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، اور کیا کہیں کوئی خاندانی وراثت. یہ آغاز تو شاعری کا باقاعدگی سے میں نے یہ سفر شروع کیا 1983 میں. میں بریلی میں تعینات تھا اس وقت، اور پروفیسر وسیم بریلوی صاحب میرے استاد ہوئے شاعری کے لیے. میں نے اور ایک اچھا سا چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ میں ایک سلسلے میں ان سے ملنے گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں شعر کہتا ہوں.
تو مسکرائے اور بولے کہ اچھا میاں، پولیس والے بھی ماشاءاللہ سے شعر کہنے لگے. ہاں کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اردو اسکرپٹ آپ جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں سر، اردو اسکرپٹ سے تو میں واقف نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا شاعری ابھی نہ کریے، آپ پہلے اردو اسکرپٹ سیکھ لیجئے، اس کے بعد شاعری کا سفر شروع کریں. میں شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ہدایت اس وقت دی، اور یقیناً اردو اسکرپٹ کے بغیر شاعری ممکن نہیں ہے. جہاں تک سوال آپ نے قدیم اور جدید شاعری کی بات کی، دراصل قدیم شاعری میں طارق میاں کے جو موضوعات اور جو ٹاپکس ہیں وہ بہت محدود ہیں. اور جدید شاعری میں اگر آپ آتے ہیں تو آج کے دور کے حالات، آج کی دشواریاں، آج کی سیاست کی تلخیاں، یہ سماج میں یا حالات حاضرہ میں جو بھی گھٹ رہا ہے، شاعر اسے اپنا ٹاپک بنا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا زلف و رخسار سے تعلق تھا شاعری کا، اب بڑا وسیع ہو گیا ہے سلسلہ. تو میں ادھر محسوس کر رہا ہوں کہ ادھر کے شعراء جو ہے کافی ڈفرینٹ ٹاپکس کو جو ہے. بشیر صاحب میرا سوال ایک یہ بھی ہے کہ جو شاعری کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ بریلی سے آپ نے آغاز کیا، لوگوں نے آپ کی رہنمائی کی، لیکن کیا آپ کا جو خاندان رہا ہے، آپ کو جو بزرگ رہے ہیں، اس میں یہ ذوق رہا ہے، اس میں کوئی شاعر کبھی ہوا ہے؟ ہم ناظرین کو اپنے بتانا چاہیں گے. نہیں، ہمارے خاندان میں تو کسی نے شعر نہیں کہے. میرے والد صاحب اور میرے تایا صاحب جو ہے وہ اردو اسکرپٹ سے اچھی طرح سے واقف تھے، کیونکہ وہ راولپنڈی پاکستان سے جب ملک تقسیم ہوا تھا اس وقت یہاں آئے تھے، میرٹھ میں آ کے انہوں نے قیام کیا، تو اردو اسکرپٹ سے وہ لوگ واقف تھے. شاعری ہمارے خاندان میں اچھی طرح سے سنی جاتی ہے. ہاں، ادب پر پکڑ ہے. بشیر صاحب، ظاہر ہے کہ بہت طویل سفر شعری حوالے سے آپ نے کیا ہے. ہندوستان کے بھی اہم مشاعروں میں آپ نے شرکت کی ہے، اور ہندوستان کے باہر جہاں جہاں اردو کے مشاعرے منعقد کیے جاتے ہیں وہاں چرن سنگھ بشر کو بہت عزت اور احترام سے بلایا جاتا ہے. کافی عرصہ گزر چکا ہے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں جو آپ نے ابتدا کی تھی سفر کی اور آج مشاعرے کا ڈائس کس حد تک تبدیل ہوا ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مشاعروں سے ایک خاص فائدہ اردو کو یہ ہوا ہے کہ اردو لوگوں کے ذہن میں ابھی زندہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اردو اسکرپٹ کا جہاں تک سوال ہے، اس میں مستقبل میں مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہی بات کریں. جو شعراء اس وقت ڈائس پر ہیں انہیں کو لے لیجیے آپ، ان میں ان کے بچے جو ہیں اردو اسکرپٹ سے واقف نہیں ہیں. اور مجھے سخت 4 مصرے اپنے یاد آتے ہیں. میں حاضر کرتا ہوں کہ ایسی مظلوم زباں سے ہے تعلق اپنا، وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے. کیا بات ہے. وہ کتابیں ہوں کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے، اور شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر، میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. کیا بات ہے، کیا اچھا درد اور کرب. شاعری اپنی زمانے کے لیے کچھ ہو بشر، میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. تو اسکرپٹ کی تو آج کے دور میں یہ حالت ہے. باقی میں مشاعروں کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اردو لوگوں کے ذہن میں ابھی زندہ ہے. صاحب، بہت اہم لوگوں کے ساتھ شرکت کی ہے چرن سنگھ بشر نے گزشتہ 20 سال کے دوران. بہت اہم لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا ہے آپ کو. خوش نصیب شعراء میں سے ہیں آپ، جنہوں نے بہت ممتاز شاعروں کے درمیان بیٹھ کے شعر سنائے ہیں. آج جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی احساس ہے جو کچو کے لیتا ہے، کہیں نہ کہیں ضمیر پہ کوئی ضرب لگتی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں چرن سنگھ بشر؟ احمد فراز صاحب پاکستان میں، آپ احمد ندیم قاسمی صاحب، نام لیتا ہوں پیرزادہ قاسم صاحب کا، ان لوگوں کے ساتھ میں نے کلام پڑھا. پچھلے تقریباً 25 سال سے میں اس سفر میں ہوں. یقیناً آج جو
ڈائس پر اردو ڈائس پر شاعری ہو رہی ہے، اس سے یہ مایوسی ہوتی ہے کہ بہت سطحی شاعری ہو رہی ہے اور